Hello everyone, welcome back to Code to Serve Academy. In the last lecture, we have done the basic revisions of data types, right? Now in this lecture, we are going to start from operators. ठीक है? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग को जानना चाहिए। सबसे पहला ऑपरेटर्स जो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? तो इससे पहले मैं एक लिस्ट दिखला दे रहा हूँ जो आप लोग को ऑपरेटर्स मोस्टली याद होने चाहिए। ये इतने सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे और एक चीज पॉइंट हम लोग को याद रखना है बाद में, एसोसिएटिविटी का क्या होता है। एसोसिएटिविटी वो भी हम लोग बताएंगे, बस अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि मोस्टली एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है, किसी किसी का राइट टू लेफ्ट होता है। अब क्या होता है एसोसिएटिविटी, वो भी हम लोग कवर करते जाएंगे एक एक करके जब हम लोग चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। जैसे कि कुछ हम लोग कंप्यूटेशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, सच एज कि आप प्लस दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज साइन को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, दैट इज टू फाइंड द रिमाइंडर्स। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग जान रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे यूज भी किए होंगे, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर्स। अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि, अगर मैं बोलूं 2 3 डिवाइडेड बाई 2, ये मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। सेम हम लोग को अगर जावा के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/2। इसका मतलब क्या होता है, ये मोस्टली हम लोग को क्या देगा, क्वोशिएंट देगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो मोस्टली आप लोग सारे कैलकुलेशन जानते होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये स्लैश का मतलब होता है डिवीजन और ये डिवीजन का मतलब होता है क्वोशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए मैथमेटिक्स में अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं, 1.5। यहाँ पे ये डिपेंड करेगा इसका आंसर क्या होगा, किस तरह का आप डेटा टाइप लेते हैं। अगर आप मान के चलिए आई एन टी ए इज इक्वल्स टू 3 लिए हैं और बी इज इक्वल्स टू 2 लिए हैं, और आई एन टी सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे डेटा टाइप का बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। आपने डेटा टाइप क्या लिया है, आई एन टी ए का, ए क्या है, इंटीजर टाइप का है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं स्टोर कर सकता है। सिमिलरली सी का भी आपने क्या लिया है, इंटीजर लिया है। इसका मतलब आप यहाँ पे जो डिवीजन होगा, वो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, आप उसके डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो सी में स्टोर होगा। इसका मतलब अगर जनरली हम लोग ए डिवाइड बाई बी बोले, इसका मतलब कि वो हमको क्वोशिएंट देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ए डिवाइड बाई बी बोले तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आई एन टी डी इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी, मॉड्यूलस का मतलब होता है क्या, रिमाइंडर। मतलब कि आप यहां देखिए, आप 2 को डिवाइड किए 3 से, मतलब 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपको रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में भी ये रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 1। तो बस आपको समझना है कि डेटा टाइप कैसा ले रहे हैं। ये सारा काम कब होगा, जब आप इंटीजर ले रहे हैं, डेटा टाइप इंटीजर ले रहे हैं रिजल्ट। सिमिलरली अगर आप आई एन टी ए इज इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, बी इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, लेकिन आप डबल सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये दोनों तो इंटीजर में है, लेकिन जब आपका कंप्यूटेशन होगा तो वो आंसर जो आपका हायर प्रेसिडेंस, यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग पढ़े होंगे, आप क्लास 9th में टाइप कास्टिंग पढ़े होंगे, कन्वर्जिंग ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। यहाँ पे प्रेसिडेंस काम आ जाता है कि इसके मतलब कि टाइप कास्टिंग में कौन से डेटा टाइप का हायर प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, डबल आपका हायर है ऑर्डर में देन इंटीजर, तो ये किसमें टाइप कास्ट, ये इंटरनल टाइप कास्टिंग हो जाएगा, और आपको यहाँ पे वो डेसिमल में मिलेगा, दैट इज आपको आंसर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 1.5 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला,
कि आप जिस तरह का डेटा टाइप ले रहे हैं उस तरह का डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि मोस्टली ये दोनों क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो आप फोर्सफुली चाहते हैं, हो सकता है कि अगर आपको डेसिमल नाम, अगर आपको डेसिमल ही चाहिए फोर्सफुली, तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं और इसको डबल डबल इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में रैप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप उस रिजल्ट जो आ रहा है आप उसको एक्सप्लिसिटली डबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मेक श्योर आपका हो जाएगा कि वो 1.5 आपको मतलब कि डेसिमल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि डिविजन्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिवीजन, दो डिवीजन होता है, स्लैश और आपका मॉड्यूलस। सिमिलरली अगर आप आगे चल के क्लास 11 में पाइथन पढ़ेंगे तो वहां पे और एक ऑपरेटर का कंसेप्ट आता है डबल स्लैश, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, वहां पे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश करना होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप पाइथन में स्लैश करेंगे तो आपको विथ डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू मिल जाएगा जो डायरेक्ट हम लोग का आ रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखिए कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन सिमिलर है जो मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, बस वहां पे हम लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक करेंगे, यही डिफरेंस है बस। और प्लस और माइनस सेम है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जितने सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इसमें सबसे पहला आपका दो फॉर्म दिखता है, एक तो प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप चेंज कर लीजिए फिर उसको आप यूज कीजिए। पोस्टफिक्स का मतलब पहले आप उसको यूज कर लीजिए फिर उसके वैल्यू को अपडेट कर दीजिए। इसको हम लोग एज ए एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, तो यहां आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहां आपको दिख रहा आई एन टी सी इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए। तो आप देखिए आपके पास कितने सारे कंटेनर है। सबसे पहला कंटेनर आपका सी है और फिर आपका कंटेनर एक ए है। ठीक है, ये हम लोग कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, दो वेरिएबल्स। आपको जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हो पहले आप उतने कंटेनर बना लीजिए। आपको दे दिया गया है ए का इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपका ए का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 2 है। अब देखिए मोस्टली आपका यहाँ कंप्यूटर में जैसे मैंने बताया लेफ्ट टू राइट कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये सारा कैलकुलेशन पहले होगा फिर उसका वैल्यू आपका सी में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग अगर राइट तरफ में आए, इक्वल टू के बाद आए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आपको, एक ऑपरेटर्स मोस्टली दिख रहे हैं, ये जो प्लस है। ठीक है, जो प्लस है, तो प्लस क्या करेगा, प्लस अभी आपके लिए ऐसे समझ लीजिए किसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। पहले अगर आपको मल्टीपल प्लस दिख रहा है, मल्टीपल प्लस, तो आप भी सोचेंगे पहले मैं किसे कैलकुलेट करूं। आपको यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। तो जब मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाए मतलब कि सारे की पावर तो सेम है, तो मैं किसे कैलकुलेट करूं। तो जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो जाएगी तब हम लोग वहां एसोसिएटिविटी को यूज करते हैं। तो एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि अगर आपके पावर सेम है, सबके पावर सेम है, तो आप लेफ्ट टू राइट कंप्यूटेशन करना शुरू कर दीजिए। तो यहां अगर इस क्वेश्चन को छोड़ के आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, मींस आपका ऑपरेशन इधर से होगा, लेकिन पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे फिर इसको कैलकुलेट करेंगे फिर ये दोनों को ऐड अप करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, फिर ये दोनों का सम इससे ऐड होते चला जाएगा। मतलब आप लेफ्ट से काम करते हुए आगे चीजों को बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रेसिडेंस आपका प्लस प्लस का है, यूनरी ऑपरेटर का। अभी हम लोग जब प्रेसिडेंस देखेंगे तब पता चलेगा सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंस क्या है। इसे आप ऐसे समझिए, आपने बचपन में बॉर्डमस रूल पढ़ा था, तो आपको बताया गया होगा पहले आपको डी एम ए एस, तो आपको बताया होगा सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, फिर आपको ऑफ का काम करना है, फिर डिवीजन का काम करना है, मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। सिमिलरली जावा में आप तो जान रहे हैं कि मुझे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन कंपाइलर कैसे जानेगा कि मुझे किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो वहां पे कंसेप्ट आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे जाके उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको डिवीजन दिखेगा और मल्टीप्लीकेशन दिखेगा तो आप सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी
सबकी प्रेसिडेंस अलग अलग है। आपकी प्रेसिडेंस जिस जिस लेवल पे है उसकी, अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, जैसे कि आपका एक प्लस हो गया और एक माइनस आ गया, दोनों का प्रेसिडेंस आप समझ लीजिए सेम है, तो आप किसे पहले कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे कंसेप्ट आएगा फिर एसोसिएटिविटी का। जब दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम हो जाएगा तब हम लोग उसकी एसोसिएटिविटी को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, फिर कुछ नॉलेज मिलेगा। अब देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे क्या है, a प्लस प्लस। तो मैंने जैसे बताया a प्लस प्लस का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब कि पहले आप इसे यूज करेंगे तब उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी a का वैल्यू कितना है 2, मतलब आप यहां इसको 2 को यूज कर लिए और उसके बाद आपने 2 का वैल्यू प्लस प्लस कर दिया, मतलब 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब आप यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पे प्लस है। अब देखिए अब आपका क्या आ रहा है, प्लस प्लस ए, मतलब बोल रहा है पहले आप ए के वैल्यू को इंक्रीज कर लीजिए फिर ए के वैल्यू को यूज कर लीजिए। अभी ए का करंट वैल्यू क्या है 3, आप पहले इसे इंक्रीज कीजिए फिर यहां पे यूज कीजिए, तो ये आप फिर यहां पे यूज करेंगे। तो 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे आप देखिए, मैं इस वैल्यू को फिर से रीसेट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। फिर से इसके लिए भी ए का वैल्यू क्या है 2। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आ रहा है प्लस प्लस ए, सबसे पहले क्योंकि सब में प्लस है, सबकी प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो कंप्यूटेशन होगा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा और प्लस प्लस ए को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ प्लस प्लस ए जो है, मतलब कि आपके पहले वैल्यू को इंक्रीज करना है, आपने वैल्यू को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया और तब यहाँ पे आपने इसको यूज किया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, अब आप इसको यहाँ पे देखिए प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब क्या हो गया, आप फिर से उसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका करंट वैल्यू 3 था, आपने इसे 4 कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने इसे यूज कर लिया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, अब आप देखिए फिर से ए, अभी ए का करंट वैल्यू क्या है 4, फिर से 4 आएगा, उसके बाद हम बोल रहे हैं प्लस प्लस, तो अब यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्लस, अब फिर से प्लस प्लस, मतलब पहले इसके वैल्यू को पहले इंक्रीज करवा लीजिए यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे यूज कीजिए। तो अगर अब आप इसे प्लस करेंगे 10 14 15 16 17, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आएगा 17। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका दो वेरिएबल आ गया ए और बी। चलिए तो हम लोग पहले ए और बी दोनों में से पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, सी ए और बी। सी हम लोग को तो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए का वैल्यू आपको दे दिया गया है 2 और बी का वैल्यू दे दिया गया है 4। तो अब हम लोग यहां देखते हैं प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या है 2, तो पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे इंक्रीमेंट, दैट इज इसको इंक्रीमेंट कर लिए, तब हम लोगों ने क्या किया इसे यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट प्लस बी प्लस प्लस, बी का करंट वैल्यू 4, तो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया बी को यूज कर लिया और जाके फिर जाके प्लस प्लस किया, दैट इज इक्वल्स टू ये 5। अब यहां तक क्लियर है। फिर आप देखिए यहां पे प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ प्लस प्लस बी, पहले आपको बी को इंक्रीज करना पड़ेगा दैट इज 6, और फिर यहाँ पे हम लोग 6 को यूज करेंगे। फिर से नेक्स्ट प्लस देखिए, फिर यहाँ पे क्या है ए को पहले आप यूज कीजिए, ए का करंट वैल्यू 3 है, आपने 3 को यूज कर लिया फिर प्लस प्लस कर दिया दैट इज इक्वल्स टू 4। फिर प्लस, अब देखिए माइनस माइनस आ गया, मतलब कि पहले आपको वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू 5, तो आपने यहाँ 5 कर लिया फिर आपने यूज किया। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर से आपको बी का वैल्यू को यूज करना है, फिर से आप बी का वैल्यू, अभी बी का वैल्यू क्या है 5, अब 5 तो यूज कर लेंगे, फिर माइनस माइनस आपको फिर से डिक्रीमेंट करना है, फिर आपका प्लस आएगा और फिर ए आपको दिख रहा है, पहले ए को यूज कर लेना है, दैट इज ए का करंट वैल्यू 4 है और अब इसका वैल्यू 5 हो गया है। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको 10 आ गया और यहां से आपको 10 आ गया 20, और ये 20 प्लस, और अगर आप करेंगे 20 प्लस 9 आपको आ गया, सॉरी 20 प्लस 6, 26 प्लस 4,
कितने आ रहे वैल्यू? फिर से कैलकुलेट कीजिए, देखिए अगर हम लोग ने कहीं पर मिस किया हो। 5 10, आपको यहां से 10 मिल गया, +6 + 4 10, दैट इज 20, 20 प्लस आपको मिलेगा 24 और +6 दैट इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो इस तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और इस तरह और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, कहीं भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका रॉन्ग आंसर आ सकता है। ठीक है, आप खुद से वैलिडेट कीजिए कि ये आंसर जो आया है वो सही आया है या नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मोस्टली आप समझिए, अगर आपके दो चीजों को कंपेयर करना है, जैसे आप बोलते हैं a ग्रेटर देन 5, तो ये मतलब क्या है, क्या a ग्रेटर देन 5 है या a क्या ग्रेटर देन b है? तो यहाँ हम लोग मोस्टली इसे यूज कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप इफ कोई कंडीशनल में यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले चीजों को आप देख रहे हैं क्या a का वैल्यू b से बड़ा है या नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ लेस देन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डबल इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं। डबल इक्वल टू का मतलब क्या हो रहा है, आप दो चीजों पे बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन और सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट। मतलब कि आप INTC इज इक्वल्स टू 5 कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू मतलब कि आपका एक कंटेनर बनेगा जिसका नाम रहेगा C और उसमें आप 5 को असाइन कर रहे हैं। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं, जब भी इफ लिखते हैं वहां लिख देते हैं a इक्वल्स टू 5। ये रॉन्ग है, ये असाइनमेंट थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे आपको इफ में कंपैरिजन करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डबल इक्वल टू होता है कंपैरिजन, मतलब आप दोनों के वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एज एन एग्जाम्पल अगर हम लिखे 5 डबल इक्वल्स टू 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अगर हम लिखे 5 डबल इक्वल्स टू 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बोले 5 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या है, ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन 3। सिमिलरली और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपका लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मान के चलिए अगर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये तो ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या वो बराबर है या उससे बड़ा है। तो इस केस में भी ये ट्रू हो जाएगा। और मान के चलिए आप लिखेंगे 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो भी ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चेक कर रहे हैं कि क्या 7 5 के बराबर है। यहां पे दो कंडीशन चेक करना है, इज 7 डबल इक्वल टू 5, पहला कंडीशन आपको चेक करना नहीं, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ, सेकंड कंडीशन बड़ा है, ट्रू है, देन द आंसर विल बी ट्रू। तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन चेक करना है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू या आप लेस देन इक्वल टू के बारे में बात करें, दोनों केस में वही होगा। फिर आपका आता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू अगर आप देखें, अगर हम बोले 5 नॉट इक्वल टू 3, क्या 5 3 के बराबर नहीं है? नहीं है, दैट इज इट इज ट्रू। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, आपको यहां समझना पड़ेगा। बोला जा रहा है इज 5 नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, 5 तो 3 के बराबर नहीं है। 5 इज ग्रेटर देन 3, ये इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ आपका नॉट का मतलब हो गया अपोजिट, नेगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो 5 नॉट इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू, ये ट्रू देगा। अगर हम लोग बोले 5 नॉट इक्वल्स टू 5, क्या 5 5 के बराबर नहीं है? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 5 के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? तो ये सारे ऑपरेटर्स को आपको जानना चाहिए। ठीक है, और ये सारे ऑपरेटर्स को ग्रुप कर कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहला होता है आपका एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स अभी हम लोग ट्रुथ टेबल से समझेंगे
कि आगे चल के कि ट्रुथ टेबल से भी कैसे इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अभी आप एंड ऑपरेटर के बारे में मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप ऐसा समझिए, आपने दो कंडीशन लिखा है, इफ ए ग्रेटर देन 5 एंड ए लेस देन 10, आप समझिए ये कंडीशन आपके पास है। तो आप यहां पे क्या चेक कर रहे हैं, आप यहां पे चेक कर रहे हैं क्या ए का वैल्यू 5 से बड़ा है एंड ए का वैल्यू 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है। इसका मतलब आप सैंपल सेट जो क्रिएट कर रहे हैं उसका आंसर कहां से कहां लाई होना चाहिए, ये 5 से बड़ा, दैट इज 6 7 8 9। अगर इसमें से कोई भी ए का वैल्यू रहा तो ये स्टेटमेंट ट्रू देगा, इसके अलावा कोई भी अदर वैल्यू आ गया तो वो फॉल्स देगा। कैसे, यहां हम लोग पहले चेक कर रहे हैं क्या ए ग्रेटर देन 5 है, आप इसमें से कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लिए, ए ग्रेटर देन 5, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि जो भी एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं, यहां पे आप समझिए लॉजिकल ऑपरेटर से मोस्टली जब बात कर रहे हैं, अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा कंडीशन इसमें भी एवेल्युएट होगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन एवेल्युएट नहीं होगा एंड ऑपरेटर के केस में। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि आपको दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एंड का कंडीशन क्या है, अगर ए भी ट्रू है और मान के चलिए बी भी ट्रू है, तभी आपको रिजल्ट क्या मिलता है, तभी आपको फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलता है। इस दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स हो गया तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए, अगर आप कंप्यूटर में जैसे इवैल्यूएट होगा, आपका इधर लेफ्ट टू राइट जब इवैल्यूएट होगा और कंपाइलर को जब पता चल गया कि ये फॉल्स है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अपने टाइम को सेव कर रहा है वहां पे। जबकि पता है कि अगर ये पहला फॉल्स है और बीच में एंड लगा हुआ है, दैट मींस अगर ये ट्रू भी हो जाए तब भी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो प्रोग्राम्स आएंगे वहां आपको पूछा जाएगा कि क्या ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स दे दिया जाए और आपसे कंडीशन पूछ दिया जाए कि ये सेकंड पार्ट इवैल्यूएट होगा, तो आपको वहां पे बोलना है सेकंड पार्ट यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं होगा, क्योंकि ये पहला पार्ट ही फॉल्स है और एंड ऑपरेटर है, तो सेकंड पार्ट इवैल्यूएट होगा ही नहीं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो जब और ऑपरेटर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अगर ए और बी अगर हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये अगर ट्रू आ गया और ये भी ट्रू आ गया तो रिजल्ट तो ट्रू है ही, ये अगर फॉल्स आ गया और ये भी फॉल्स आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आंसर तब भी क्या हो जाएगा, ट्रू है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। तो इस केस में अगर ये फॉल्स भी हो जाता है तब भी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब आप समझिए सेम सिनारियो, अगर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो हमको आगे फिर से चेक करने का जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग कब चेक नहीं कर रहे थे, जब फॉल्स हो रहा था तो आगे चेक नहीं कर रहे थे। सिमिलरली ये ट्रू हो गया तो फिर हम लोग आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ए का वैल्यू अगर ट्रू आ गया तो मतलब कंपाइलर बी को चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो रिजल्टेंट ट्रू होता है। तो और में आपको ये याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, ठीक है। और पहला ही रिजल्ट आपका ट्रू आ गया तो आपको दूसरा इवैल्यूएट करने का जरूरत नहीं है। और के केस में, एंड के केस में अगर पहला आपका फॉल्स आ गया तो रिजल्ट तो ऐसे ही फॉल्स हो गया और आपको दूसरा इवैल्यूएट करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए तीसरा आता है नॉट। तो इसके बारे में भी देखेंगे, जैसे कि आप मान के चलिए ए नॉट इक्वल्स टू 5 हम लोग कर रहे हैं ए, अब यहां पे समझिए नॉट ए, ठीक है। अगर कोई आपका वैल्यू फॉल्स आ रहा है, जैसे अगर हम लोग इसको बोले ए नॉट, या इसको आप ऐसे समझिए नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए, इसको हम लोग ऐसे कंडीशन डाल रहे हैं नॉट ऑफ ए।
मतलब कि अगर ए का वैल्यू पहले से ट्रू था तो इसको हम लोग नेगेट कर रहे हैं, दैट इज ट्रू को पहले फॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल आंसर चेक कर रहे हैं। तो पहले अगर ए का वैल्यू मान के चलिए ट्रू था, अब हम लोग उसमें क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू क्या हो रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं फॉल्स में, उसके बाद ये आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आंसर फॉल्स। अगर ए का वैल्यू फॉल्स होता तो रिजल्टेंट आंसर ट्रू हो जाता। तो आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे ये तीनों ऑपरेटर काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स में आपको मोस्टली तीन तरह के ऑपरेटर मिलेंगे। वन इज राइट शिफ्ट, नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट, एंड द नेक्स्ट इज राइट शिफ्ट विथ फिल जीरो, दैट इज अनशिफ्ट राइट शिफ्ट। ठीक है, तो अनअसाइंड राइट शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अनअसाइंड राइट शिफ्ट, या राइट शिफ्ट विथ फिल जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको एग्जांपल से देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का ऑपरेटर दिखे तो हमेशा आपको बिट्स में बात करना है। किस में बात करना है, बिट्स में बात करना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी में आपको डील करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहां देखते हैं, आपको दिया गया पहला क्वेश्चन, फोर राइट शिफ्ट वन। फोर राइट शिफ्ट वन मतलब कि आपको बाइनरी पहले आना चाहिए। सिंपल सा बाइनरी में देखें कि फोर का बाइनरी में क्या होता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला ये याद रखे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, दैट इज इन क्लास 7 8 में पढ़े होंगे। 0 टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 4, टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको इवेल्युएट करिएगा, क्या हो गया, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड सो ऑन। ये 2 के पावर में आपको ये नंबर सीरियल वाइज याद होना चाहिए बस, और आप किसी के भी नंबर को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4। आप कौन कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि 4 आ जाए, सिर्फ यहाँ 4 के नीचे इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 0 और 0 ऐड कर दीजिए, दैट इज बाइनरी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू बाइनरी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 100 इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 का बाइनरी क्या है। नहीं आता है तो आप इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली फिर देखिए 8 का आपको कोई बाइनरी बोला, या आप 7 का बाइनरी आपसे कोई पूछ दिया, तो आप 7 से छोटा नंबर देखिए, 7 से छोटा नंबर क्या है, 7 से छोटा नंबर 4 है, तो आप 4 के नीचे जाके 1 ऐड कर दीजिए। आपने 4 को चूज कर लिया, और कौन कौन से नंबर को ऐड करे कि 7 आ जाए, तो आपने 4 को पिक कर लिया, 4 + 2 6 +1 7, मतलब तीनों को हम लोगों ने यूज किया। तो जिसको जिसको आप यूज करेंगे उसके नीचे नीचे 1 डाल दीजिए। तो मतलब कि 7 को, अगर ये डेसिमल में है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका बाइनरी क्या आ गया, 111। आप इस मेथड से बहुत सारे नंबर, जो भी नंबर आपको फाइंड करना आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपका तुरंत उसका बाइनरी पता चल जाएगा। मेन यहाँ पे क्या है, मेन आपको जो समझना है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आप समझिए कि 4 का बाइनरी हम लोग को पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राइट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट के बाद क्या दिया हुआ है, 1। मतलब कि आपको एक बिट, आप इसको बिट फॉर्मेट में लिखे, 0 0 0। हमेशा ट्राई कीजिए कि 4 4 के बिट में लिखे। 4 4 के बिट में, जैसे आपको मेमोरी यूनिट जब बता रहे होंगे तो बताया उसमें कि स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, नेक्स्ट यूनिट क्या होता है, निबल, जो कि 4 बिट में होता है। तो आप अपने से एक यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं खुद से, ये इस जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको बोला जा रहा है 4 राइट शिफ्ट 1। इसका मतलब क्या, आपका ये जो बाइनरी के फॉर्म्स में आया, आप इसके बिट को एक एक राइट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये आपका बॉक्स जो है, अब आप इसको ऐसे समझिए, आपने क्या किया, इस वाले बिट को यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब कि ये बिट खत्म हो गया। ये बिट को आपने यहां शिफ्ट कर दिया, दैट इज ये 0 यहां पे आ गया। ये बिट को आपने यहां शिफ्ट कर दिया, दैट इज ये 1 हो गया। और ये बिट को यूज करिए, नहीं यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं, और ये बिट क्या आ गया, यहां आ गया। मतलब कि फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 0 1 0। क्या आ गया, 0 1 0। ठीक है, आप इस अभी 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 4 बिट में ले रहे हैं तो यहाँ पे खुद से भी 0 ऐड कर सकते हैं। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 1 0 0 1 0।
अब ये जो आंसर आया इसको फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अभी आपको हमने बताया 1248, आप उसके 2 के पावर में लिखते चले जाइए और जिसके नीचे 1 आ रहा है उसको आप ऐड करते चले जाइए। सिर्फ यहाँ पे आपको 2 के नीचे 1 दिख रहा है, दैट इज ये जो आंसर आया है वो 2 इन द टर्म ऑफ डेसिमल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे हम लोगों ने निकाला, पहले आपको जो भी नंबर लेफ्ट तरफ में दिया हुआ है उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, क्योंकि ये शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी के टर्म्स में, बिट्स के टर्म्स में ऑपरेट होते हैं। तो आपने पहले क्या किया, इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद एक बिट को राइट, सारे बिट को राइट में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो बिट था वो खत्म हो गया, क्योंकि आप उसको राइट शिफ्ट कर दिए, वो डिस्ट्रॉय हो गया, और ये बिट यहां पे आ गया, ये बिट यहां पे आ गया, और ये बिट यहां पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग के पास बचा क्या, 0 1 0 बचा। तो क्योंकि हम लोग 4 बिट में काम कर रहे थे तो हम लोग 2 0 खुद से ऐड कर लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट विद फिल 0। जो हम लोग का ये जो कंसेप्ट था ना, तो जो आपका रिमेनिंग बिट है आप उसमें, ये बिट तो खाली हो गया। अभी आप समझिए, जब आप लेके चल रहे थे, यहाँ पे 0, लेकिन ये 0 का आपने यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये 0 तो खत्म हो गया, ये आपका ब्लैंक रह गया। तो दोनों ऑपरेटर लगभग सेम है, दोनों ऑपरेटर सेम है, राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट विद फिल 0। बस एक डिफरेंस क्या है, जब आपका ये बिट खाली हो गया तब खुद से यहाँ पे 0 से फिल कर दे रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट विथ फिल 0। जो आपका बिट एम्प्टी हो गया उसमें आप 0 डाल दीजिए, और इसमें आप एम्प्टी हो गया उसको 0 मत डालिए। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब चलिए, ये यहां से आपको क्लियर हो गया। अब 8 राइट शिफ्ट 2, अगर आप 8 राइट शिफ्ट 2 करेंगे तो 8 का 1 2 4 8, ठीक है, तो 8 का बाइनरी क्या हो गया, 1 0 0 0। ठीक है, तो अगर हम 8 के डेसिमल को कन्वर्ट करें बाइनरी के टर्म्स में तो क्या आएगा, 1 ट्रिपल 0। तो 1 ट्रिपल 0 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 ट्रिपल 0 को हम लोग एक एक बिट शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला बिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपके पास क्या बचा, 1 0 0 बचा। इसका मतलब आप यहां से शुरू कीजिए, 1 2 4 8, ऐसे नंबर्स को काउंट करना शुरू कीजिए। आपके पास क्या बचा, 4, और इसके पास 0, इसके पास 0, सिर्फ आपके किसके पास 1 दिख रहा है, 4 के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। तो आंसर आपको डेसिमल में ही देना है, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। यहां पे आपका थोड़ा सा, ये जिस तरह हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, अब बिट्स को हम लोग लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि 4 का बाइनरी क्या है, 4 का बाइनरी हम लोगों ने लिखा हुआ है 1 0 0। तो 1 0 0 को हम लोग बोल रहे हैं दो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करवा दो। ठीक है, तो अब आप देखिए हम लोगों के पास क्या था, 0 0 1, ये 4 का बाइनरी था, और आपके पास इतने सारे बिट थे। ये बोला जा रहा है कि आप 2 बिट क्रिएट कीजिए और 2 को शिफ्ट कर दीजिए। तो जब भी आप 2 को शिफ्ट करेंगे, आप देखिए ये आपने 2 डब्बा खुद से बना लिया, क्योंकि आपको 2 शिफ्ट करने बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, 2 टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम लोग लेफ्ट की ओर क्या करेंगे, 2 बिट को शिफ्ट करेंगे। तो ये जो बिट है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। अब इसको एक एक करके शिफ्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ये 0 हो गया। और जो रिमेनिंग आपका बच गया, ये दोनों तो यहाँ से क्लियर हो गया था, ये दोनों क्लियर हो गया, तो आप रिमेनिंग जगह पे आप क्या करेंगे, 0 0 ऐड कर देंगे खुद से। तो आपका नया नंबर क्या बन गया, आप देखिए, अब इसको आप फिर से कन्वर्ट करेंगे, 1 2 4 8 और 16। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आप देखिए सिर्फ 16 के नीचे 1 है, बाद बाकी सब 0 है। इसका मतलब इसका जो आंसर है दैट इज 16। क्लियर है। तो आप इसको और प्रैक्टिस कीजिए, और हो सकता है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, और अब हम लोग जो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एंड बिटवाइज, एंड बिटवाइज और जॉर
और ये हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सबसे पहला हम लोग एंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग और के बारे में पढ़ेंगे, और इसके ट्रुथ टेबल, फिर जॉर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पे होता क्या है कि आप आगे चल के सेम ऑपरेटर्स को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉट ऑपरेटर्स बट इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल गेट्स। तो जब आप लोग लॉजिकल गेट को डिजाइन करेंगे क्लास 11-12 में या आप इंजीनियरिंग के समय, तब आप उसके ट्रुथ टेबल को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आप समझिए एक ए है और ये एक बी है। ठीक है, तो आपको ए और बी, मतलब अगर इसको हम दो ही बिट है हम लोग के पास, एक 0 और एक 1, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हैं? आपके 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 0-1, 1-0 और 1-1, या और एक कॉम्बिनेशन बनेगा 0-0, जब दोनों बिट 0-0 हो, 0-0 स्टार्टिंग 0-0, तो टोटल आपके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 0, दैट इज 1 2 3 4, तो टोटल आपको कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4 कॉम्बिनेशन। 0-0, फिर 0-1, 1-0, 1-1, ये टोटल आपके 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और आप ये कॉम्बिनेशन को कैसे इजीली लिख सकते हैं? अभी हम लोगों ने बाइनरी के बारे में सीखा, कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0-0 का मतलब ये 0 हो गया, 1-0 का मतलब क्या है? 1 होता है। 1-0 अगर लिखे तो ये 1-2-4-8। ठीक है, तो ये 1-0 का मतलब क्या हो गया? 1 ही करस्पॉन्ड कर रहा है, तो 1-0-1 का मतलब 1 करस्पॉन्ड कर रहा है। अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 2। 2 का बाइनरी क्या होता है? 1-0, इसलिए हम लोग नेक्स्ट बाइनरी जो लिख रहे हैं 1-0। मतलब आप ऐसे समझिए, आप अपने जब सीरियल नंबर 1-2-3 लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? 1-2-3-4, आप ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली हम लोग या बाइनरी के टर्म्स में भी हम लोग वही सीक्वेंस में लिख रहे हैं। आप सोच रहे हो कैसे 0-1-1-0 कब किसको कैसे लिखेंगे? तो आप ये दिमाग में रखिए कि मुझे पहले 1 का बाइनरी लिखना है और वो 2 बिट में लिखना है। 2 बिट में 1 का बाइनरी लिखना है, तो 1 का बाइनरी क्या होता है? सिर्फ 1 के नीचे 1 होगा, 0-1। तो आपने सॉरी, आपको 0-0 का लिखना है। सबसे पहले आप 0 के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर में 0-0 के बारे में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 0-0, ये तो 0-0 का हो गया। यहां से आप इसको 1 से समझिए, ये तो आपको 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, आप समझिए टोटल तो 4 है। ये आपका 0 का नंबर है। ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग मोस्टली 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया? 0-0। और फिर 1 के लिए 0-1, तो हम लोगों ने क्या लिखा? 0-1। 2 के लिए क्या लिखते हैं? 2 के लिए 1-0, तो हम लोगों ने लिखा पहला बिट को 1 दिया, दूसरे बिट को 0 दिया, तो ये 2 कन्वर्ट हो गया। 3 के लिए क्या होगा? 2 + 1 3, 1-1। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिए, और ये सीक्वेंस आप खुद से लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए 0 1 2 3 4, तो अब अगर आपके पास 2 डिजिट है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं? 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, और सारे बिट के लिए हम लोग इसी 4 कॉम्बिनेशंस पे डील करेंगे और उसके आउटपुट को देखेंगे कि ये जब बिट 0-0 रहता है या 0-1 रहता है, तब इसका आउटपुट क्या आता है। 0 का मतलब आप ऐसे समझिए फॉल्स या ऑफ। क्या आप समझ सकते हैं? फॉल्स, जैसे बल्ब आपका ऑफ है मतलब लो बिट है। ठीक है, या फॉल्स है। सिमिलरली अगर आपका बल्ब ऑन है तो उसको हम लोग मान सकते हैं ट्रू या ऑन। ठीक है, या हाई बिट या उसको लो बिट मान सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले एंड के ट्रूथ टेबल को। तो जैसे हम लोग लॉजिकल एंड में पढ़ रहे थे, लॉजिकल एंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इधर भी ट्रू होना चाहिए, दिस साइड शुड आल्सो बी ट्रू, और इस साइड भी ट्रू, तभी इसका रिजल्ट क्या मिलता है हम लोग को? ट्रू। तो यहाँ पे यही बताता है, ये जो लॉजिकल एंड है, बिटवाइज एंड है, तो इसके कंडीशन को अगर हम लोग देखें, अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये एक ए है और ये एक बी है, और ये किस पे काम हो रहा है? बिटवाइज। इसलिए देखिए एक बिट है, हम लोग यहाँ बिट पे बात कर रहे हैं, दैट इज इसके बाइनरी के एक बिट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग बिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना कि कोई डेसिमल, ना कि कोई हेक्साडेसिमल, किसी में उसको बिट में कन्वर्ट करके फिर उसके आंसर को कंप्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ ए एंड बी, मतलब आप समझिए ए का बाइनरी में आपका बिट, अगर जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 0-0, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 0 को। 0-1, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 1-2-3। ये आप दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है, बस आपको ये लिखते जाना सीक्वेंस वाइज। अब आप समझिए, इस एंड के ट्रुथ टेबल में जब दोनों दोनों ऑन रहेगा तभी उसका आंसर ऑन आएगा, दैट इज ट्रू। तो आप देखिए, जब दोनों बिट हाई है या दोनों बिट ट्रू है, तभी इसका आंसर ट्रू आया है। बाद बाकी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में ये फॉल्स है। ठीक है, आप देखिए 0-0,
0 0, यानी कि फॉल्स 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 देगा, फॉल्स और ट्रू भी फॉल्स देगा, ट्रू और फॉल्स भी फॉल्स देगा, और ट्रू ट्रू सिर्फ ट्रू देगा। इसका मतलब जब भी एंड, ये क्या है, सिंगल एंड दिखे वो बिटवाइज है, और डबल एंड दिखे वो लॉजिकल एंड है। ठीक है, दोनों एंड ही है, लेकिन ये लॉजिकल एंड है और ये बिटवाइज एंड है। ठीक है, तो यहां आपको बोला जा रहा है C इज इक्वल टू A एंड B, मतलब कि आपको बोला जा रहा है क्या दोनों बिट हाई है, नहीं हाई है, तो ये फॉल्स होगा, यहां भी फॉल्स होगा, यहां भी फॉल्स होगा, सिर्फ लास्ट कंडीशन में फॉल्स ट्रू होगा। तो ये बस आपको याद रखना है। सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं ट्रूथ टेबल, दैट इज फॉर और। अब अगर हम लोग और के बारे में देखेंगे, सिमिलरली आप चार चार कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और लगा हुआ, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू है, और जब दोनों में से दोनों फॉल्स हो जाएगा तो आंसर फॉल्स होगा, और बाद बाकी के लिए ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये बिट फॉल्स है, ये बिट ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तब भी ट्रू हो जाएगा, और ये दोनों ट्रू है तब भी आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में, और के केस में, जब दोनों ऑफ रहेंगे या दोनों फॉल्स रहेंगे या दोनों जीरो रहेंगे तभी ये फॉल्स मिलेगा, बाद बाकी सारे टाइम्स में वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले जो हम लोगों ने पढ़ा, उस केस में क्या हो रहा था, सिर्फ दोनों जब ट्रू हो रहे थे तभी ट्रू मिल रहा था, बाद बाकी सारे कॉम्बिनेशन में मुझे फॉल्स मिल रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज जॉर ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और की तरह तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, तो आप पहले इसके ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहां नाम से आपको पता चल रहा है, और एक्सक्लूसिव और को हम लोग सिंबल कैसे देते हैं, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको 0 0 ये फॉल्स देगा, जिस तरह आपको और दे रहा था, और की तरह है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सक्लूजन है। अब समझिए यहाँ पे एक्सक्लूजन क्या है, जब भी यहाँ पे दो आपको डिफरेंट बिट मिले, ए और बी आपका दो बिट है, यहाँ पे अब आपको ऐसे नहीं समझना है जैसे ये ट्रू ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, दोनों बिट अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब कि अगर ये 0 हो ये 1 हो, या ये 1 हो या ये 0 हो, मतलब कि ये दोनों बिट सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों बिट डिफरेंट है तो आंसर ट्रू मिलेगा। क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हम लोग बोल रहा है, दोनों बिट अगर डिफरेंट हो तो ट्रू मिलेगा, अगर दोनों बिट सेम होगा तो फॉल्स मिलेगा। तो आपको एक वर्ड में याद रखना है, डिफरेंट बिट मींस ट्रू, और सेम बिट अगर आ गया, दोनों में सेम बिट आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बस अब आप देखिए, इसको हम लोग, जब आप लोग मैथमेटिकल्स के टर्म्स में या आप उसके फिजिक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो और को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के टर्म्स में हम लोग ऑपरेटर और ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बस आपको सिंबल पता होना चाहिए ये सिंबल किसका है। ठीक है, चलिए अब देखिए 0 0 दोनों बिट सेम है, सेम के लिए हमने क्या बताया, फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। 0 1 दोनों बिट क्या है, डिफरेंट बिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों बिट क्या है, डिफरेंट है, फिर से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और दोनों बिट फिर से सेम है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ पे आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि आप इसके बिट को फ्लिप कर दे रहे हैं। फ्लिप इन द सेंस, अगर ये बिट 0 था आप इसको 1 कर दे रहे हैं, अगर ये बिट 1 था तो आप उसे 0 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आप यहां देखिए ये ए था, अब इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के टर्म्स में पढ़ेंगे तो वहां पे आता है ए बार। ठीक है, आप कभी पढ़ेंगे तो आप देखिए कहीं पर ए बार आपको दिखा हुआ रहेगा, मतलब आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़े होंगे या डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ए यहाँ पे 0 है,
इसका अपोजिट क्या होगा, फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा बताया आपको कि a इक्वल्स टू अगर 5 लिखे, इसका मतलब कि एक कंटेनर बनेगा a और उस कंटेनर में वैल्यू असाइन क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये डबल इक्वल टू से ये डिफरेंट ऑपरेटर है। डबल इक्वल टू मतलब हम लोग लेफ्ट और राइट को चेक करते हैं क्या ए बी के बराबर है या नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग असाइन कर रहे हैं 5 को ए के कंटेनर में, दैट इज इन द वेरिएबल ए। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं। आप उसको देखिए क्वेश्चन मार्क और आपको सेमी कॉलन दिखेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की तरह भी हम लोग बात कर सकते हैं कि ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे कोई आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a ग्रेटर देन 5 देन 6 और 7, मान के चलिए ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपका a का वैल्यू दे दिया गया है, a का वैल्यू दे दिया गया है 2, मान के चलिए a का वैल्यू दे दिया गया है 2। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपको कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा ही करेगा, सबसे पहले कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, ये कंडीशन है आपका, और उसके बाद अगर ये ब्रैकेट ये वाला पार्ट अगर फॉल्स होता है तो ये सेकेंड पार्ट में जाएगा। ये किस पार्ट में जाएगा, फॉल्स होगा तो इस पार्ट में जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फर्स्ट पार्ट में जाएगा। ये किसके लिए है, ट्रू के लिए है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया ये फर्स्ट पार्ट में जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो सेकंड पार्ट में जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, दैट इज ये एक्सप्रेशन 1 दिया हुआ है, अगर ये ट्रू हो गया तो ये इवैल्यूएट होगा, ये पार्ट इवैल्यूएट नहीं होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इवैल्यूएट नहीं होगा, सेकंड स्टेटमेंट दैट इज एक्सप्रेशन 3 इवैल्यूएट होगा यहाँ पे। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे int c इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 5 कॉलन 6 कॉमा क्वेश्चन मार्क 6 कॉलन 7, इसका मतलब आप पहले चेक करेंगे क्या a 5 से बड़ा है, यहाँ पे a 5 से तो बड़ा नहीं है, दैट इज ये फॉल्स हो गया, दैट इज ये कहां चला जाएगा 7, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। इसी तरह आप एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 6 ग्रेटर देन 4, क्या 6 4 से बड़ा है, ट्रू है, इसका मतलब आंसर क्या इवैल्यूएट होगा 9, तो आंसर इवैल्यूएट होगा 9। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अदर ऑपरेटर। इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स है जैसे न्यू ऑपरेटर्स। अगर आप लोग इनपुट लेने सीखे होंगे जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, इनपुट इन जावा, उसमें आप देखे होंगे आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, स्कैनर स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें आप पास करते होंगे सिस्टम डॉट इन। तो यहां आप देखिए आपने एक ऑपरेटर को यूज किया हुआ है दैट इज न्यू। तो वो न्यू क्या है, न्यू एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर है। इसका मतलब क्या, आपको जब रन टाइम में अगर कुछ मेमोरी की जरूरत पड़े, आपको कुछ मेमोरी चाहिए, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं रन टाइम में, तब आप न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं और आपको वो रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करके देता है, दैट इज एक कंटेनर एलोकेट करके देता है, जो भी डिटेल्स आपको जो भी वेरिएबल्स उसमें स्टोर करना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए व्हाट इज न्यू, न्यू इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर। अभी के लिए आप इतना बस समझ जाइए। उसी तरह इंस्टेंस ऑफ होता है, डॉट ऑपरेटर होता है, जैसे आप यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम डॉट इन, डॉट ऑपरेटर भी आपने पढ़ा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस, ये हम लोग एरे में पढ़ेंगे जब आपका सेकंड लास्ट चैप्टर क्लास 10 के लिए डील करेंगे, तब हम लोग रेक्टेंगल ब्रेसेस दैट इज एरे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं जावा के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब आप ऐसे समझिए अभी हम लोग कैसे लिख रहे थे int a इज इक्वल्स टू a प्लस 2, अभी हम लोगों ने क्या लिखा int a इज इक्वल्स टू a प्लस 2। तो अगर इसको हमको शॉर्ट हैंड में लिखना है, अगर आप देखिए ध्यान से यहां भी a है यहां भी a है, इसका मतलब हम लोग a को 2 बार लिख रहे हैं, दैट मींस इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं int a प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या किया, बस इस 2 को इग्नोर करके इस प्लस को लेफ्ट तरफ में ले गए, तो बस ये क्या बन गया, एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बन गया। मतलब कि आप समझिए इस a को इग्नोर कर दिए और
प्लस को लेफ्ट तरफ ले गए, इसका मतलब ये बन गया। तो जब भी आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखेगा तो आप इसे ऐसे समझिए, जब भी ए प्लस लेफ्ट तरफ में आपको ए प्लस दिख रहा है या बी प्लस बी माइनस, आपको ऐसा भी दिख सकता है बी इंटू टू, बी डिवाइड टू। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझिएगा, आप इसको ऐसे समझिएगा b इज इक्वल टू बी इंटू टू। समझ में आ रहा है? तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, c इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टू। जो भी आपको राइट हैंड साइड में है सेम आप उस ऑपरेटर को उस तरफ ले जाइए और सेम इस ऑपरेटर को भी ले जाइए। ठीक है, उस वेरिएबल को और उस ऑपरेटर को भी ले जाइए राइट हैंड तरफ, और सिर्फ वेरिएबल को लेफ्ट हैंड तरफ में छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया x माइनस इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू x माइनस 10। इनटू के टर्म्स में इनटू उधर हो जाएगा राइट में, सिमिलरली मॉड्यूलस के टर्म्स में x इज इक्वल टू x मॉड्यूलस 6। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट डील कर लिए हैं, अब उसमें हम लोग समझते हैं कि ये क्या बताता है ऑपरेटर्स। इसके बारे में हम लोग प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंस आपको ये बताता है कि आपके पास अगर एक स्टेटमेंट में आपके ढेर सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी हम लोग को सबसे पहले देना है, अभी हम लोग देखेंगे आगे कि सबसे पहला प्रायोरिटी किसका होता है। और हम लोगों ने और एक पॉइंट पढ़ा कि अगर दोनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम है तब वहां पे कौन रूल करेगा, एसोसिएटिविटी रूल करेगा। तो आप लोग को 2 पॉइंट याद रखना है, जिसका सबसे पहले प्रेसिडेंस वो इवैल्यूएट होगा, उसके बाद अगर दोनों ऑपरेटर वहां प्रेजेंट है जिसके प्रेसिडेंस सेम है तो वहां पे एसोसिएटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। चलिए, और मोस्टली मैंने जैसे बात किया कि लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट हम लोग करते हैं। तो अब यहां हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहला ऑपरेटर। अभी ने हम लोग जितने सारे ऑपरेटर पढ़े इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं पूरे एक चार्ट में। ठीक है, सबसे पहला यूनरी ऑपरेटर, तो आपने पढ़ लिया प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये पोस्ट फिक्स आपने पढ़ा, प्रीफिक्स पढ़ा, वो सारे ऑपरेटर्स के हम लोग किसको ग्रुप करते हैं, उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और ये सारे जो इवैल्यूएट होंगे राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होंगे। इसका मतलब आप समझिए, आपको दिया हुआ है प्लस 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 प्लस, ऐसे आपको दिया हुआ है। अगर आपका दो ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर में आप देखिए ऐसे दिया हुआ है, तो आप किसको पहले इवैल्यूएट कीजिएगा, तो आप दोनों आपको सेम दिख रहा है, दोनों आपको सेम दिख रहा है, तब आप किसे इवैल्यूएट कीजिएगा, यहां पर आपको तब एसोसिएटिविटी फैक्टर आ जाएगा। एसोसिएटिविटी बोलता है आप उसे राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट कीजिए। पहले आप राइट का काम कीजिए, पहले आप राइट का काम करेंगे, पहले इसका आंसर आ गया, यहाँ पे कुछ आपका आंसर आ गया माइनस मान के चलिए 7, फिर आपका ये बचा, फिर आप इसे इवैल्यूएट कीजिए। तो जब आपको दिखे कि मेरे पास दो ऑपरेटर है और दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, मैं किसे पहले इवैल्यूएट करूं, तो वहां पे आपको क्या ध्यान देना है, इसकी एसोसिएटिविटी को देखना है। तो यहाँ पे पहले ये राइट वाला इवैल्यूएट होगा, फिर आपका लेफ्ट वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा। क्लियर है? चलिए, तो आपने यूनरी ऑपरेटर के बारे में देख लिया। यूनरी ऑपरेटर लेफ्ट टू मोस्टली राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होगा सेम कंडीशन में, क्लोज्ड कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो इसमें भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में अगर आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलस है, तीनों की सेम प्रायोरिटी है। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन में एक लाइन में दिख रहा है तीनों की सेम प्रायोरिटी है, तो फिर आप उसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि तीनों की सेम प्रेसिडेंस है। मान के चलिए आपको इनटू भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, जब दोनों के ऑपरेटर आपको, अब देखिए दोनों में से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट का, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का प्रेसिडेंस ज्यादा है। मतलब कि अगर वहां पे प्लस हो और मॉड्यूलस या डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन हो, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसको देंगे, पहले प्रेसिडेंस आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को देंगे। उसके बाद बात आता है, अगर मान के चलिए आपका प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, उस केस में आप उसके एसोसिएटिविटी को देखेंगे। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर, और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंस है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप यूनरी को देंगे, फिर अरिथमेटिक को देंगे, फिर शिफ्ट ऑपरेटर को देंगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर को, फिर बिटवाइज, फिर लॉजिकल, और टर्नरी जो भी हम लोग पढ़े थे, जो टर्नरी ऑपरेटर, उसको हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी देंगे, और उससे भी लीस्ट प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर को देंगे। और इसमें से आप जो भी देख रहे हैं मोस्टली आपका लेफ्ट टू राइट होगा, ये आपको यूनरी ऑपरेटर को छोड़ के, और आपका दो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज टर्नरी और असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं,
और आप इसका स्नैप लेके आप इसे रख सकते हो और इसको आप फिर से रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फॉल्स एंड, ये कौन सा ऑपरेटर है? आप अभी इतने सारे ऑपरेटर पढ़े, ये आपको एंड नहीं बोलना है, आपको बोलना है लॉजिकल एंड। आपने दो तरह का एंड पढ़ा, एक आपने सिंगल एंड पढ़ा और एक आपने डबल एंड पढ़ा। सिंगल एंड को हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एंड और डबल एंड को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। तो यहां आप समझिए जो डबल एंड हम लोगों ने पढ़ा दैट इज क्या है, ये लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड में हमने पढ़ा था कि दोनों पार्ट जब ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू होगा। अगर पहला पार्ट फॉल्स है इसका मतलब सेकेंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो देखेगा ही नहीं कंपाइलर। तो आप यहां देखिए इवैल्यूएट ओनली फॉल्स एंड स्किप्स ट्रू, ये ट्रू को देखेगा ही नहीं क्योंकि इसको पता है कि यह एंड ऑपरेटर है और पहला पार्ट ही फॉल्स है, तो सेकेंड पार्ट को स्किप कर जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, यहां देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ट्रू और फॉल्स। और के केस में क्या होता है कि अगर आपको पहला ही ट्रू मिल गया तो दूसरा आपको स्किप कर जाएगा, दूसरा देखेगा ही नहीं। दैट इज वो ट्रू को सिर्फ देखेगा और फॉल्स को स्किप कर जाएगा, क्योंकि हम लोग और में पढ़े कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए INT x इज इक्वल टू 10 है और इसको हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर केस में, और x का वैल्यू 10 है, मतलब कि ये पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, x ग्रेटर देन ये। तो ये कौन सा पार्ट इवेल्युएट होगा, ये पार्ट इवेल्युएट हो। सबसे पहले तो ये हम लोग कंडीशन चेक किए, फिर आपका ये टर्नरी ऑपरेटर इन द फर्स्ट कंडीशन में आया दैट इज ट्रू वाले पार्ट में, फिर ये एवेल्युएट होगा। फिर इसमें से देखिए फिर से एक टर्नरी है दैट इज x ग्रेटर देन 8। क्या x 8 से बड़ा? हाँ, x 8 से बड़ा है, दैट मींस इसका वैल्यू 20 रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? आप इसे ऐसे सिंपल से भाषा में समझ सकते हैं, अगर आपको बोला जा रहा है x ग्रेटर देन 4 देन 5 कॉलन 6। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। इफ इसको आपको कन्वर्ट करने भी आता है कि आप इसको इफ कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं। देखिए पहला जो पार्ट है वो आपका इफ का पार्ट है, इफ x ग्रेटर देन 4, देन यहाँ पे आप 5 लिख रहे हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे एल्स में क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, SOPLN अगर लिखे या कुछ भी लिखे, यहाँ पे INT C इज इक्वल टू लिख दे, या यहाँ पे C इज इक्वल टू कोई वेरिएबल में रख दे, जैसे ऐसे दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया C इज इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो C में 5 जाएगा, एल्स C में 6 जाएगा। क्लियर है? तो ये आप इसका भी इफ कंडीशन में लिख सकते हैं और आप उसका इक्विवेलेंट टर्नरी में देखिए शॉर्ट हो जाता है और ये इसमें आपको लॉन्ग में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ द ऑफन ये यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने पूरे ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ा। इसमें प्रेसिडेंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आपको याद रखना किस ऑर्डर में उसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, और जब प्रेसिडेंस सेम होगा तो उसकी एसोसिएटिविटी कैसे रिजॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनपुट इन जावा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।